नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक सप्ताह की अग्रिम जमानत की मंजूरी मिल चुकी है। मानहानि और साजिश के आरोपों से जुड़ा मामला था। आपको बता दें, राजनीति बयानबाजी के बीच कानूनी राहत मिली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रेणुका भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर में पवन खेड़ा पर कथित रूप से मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप है। असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। न्यायालय ने उन्हें संबंधी अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने ये राहत कुछ शर्तों के साथ ही दे दी है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेणुका शर्मा पर कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट और अघोषित संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है। आवास पर कैश मिलने के बाद विवाद गहराया था। दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद तबादला हुआ था। आंतरिक जांच के बीच इस्तीफे का फैसला आया है। पद से हटने की प्रक्रिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे न्यायपालिका और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ये कदम उनके आवास पर कथित रूप से नकदी मिलने के बाद सामने आई थी, जिससे काफी राजनीति और कानूनी बहस को जन्म दे दिया। इस घटना के बाद उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया था, जिसके बाद मामले ने और अधिक तुल पकड़ लिया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को अपने पद की शपथ ली थी, लेकिन कार्यकाल की शुरुआत से ही ये विवाद उनके साथ जुड़ा रहा। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ चल रही थी आंतरिक जांच अभी भी जारी है और इस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। इस्तीफे के बाद अब संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में गंभीर निष्कर्ष सामने आते हैं तो संसद द्वारा उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। फिलहाल ये पूरा मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस का केंद्र बना हुआ है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमुख एजेंडे और वादों को जनता के सामने रखा है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि ये संकल्प पत्र राज्य के विकास, रोजगार, सुरक्षा और जनकल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए इस लॉन्च के साथ ही राज्य में चुनावी गतिविधियां और तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे जनता के लिए एक विकास रोड मैप बताया है। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय राज्य का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके साथ सभी मेडिकल कॉलेजों को संबद्ध किया गया है। सीएम ने अपने संबोधन में बताया कि ये उनका इस विश्वविद्यालय पर पहला दौरा है। उन्होंने इसे शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और समन्वय को और मजबूत किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा और मेडिकल शिक्षा को एकत्रित कर बेहतर परिणाम और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी
सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियां जैसे युद्ध, टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। उन्होंने इस पर प्रदर्शन का श्रेय हाल के वर्षों में तैयार किए गए मजबूत माइक्रो इकोनॉमी बुनियादी ढांचे को दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अनुमान लगाया था कि भारत 30 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये लक्ष्य उससे कम समय में हासिल होने की दिशा में है। पीयूष गोयल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नीतियों के चलते देश ने आर्थिक मोर्चों पर तेजी से प्रगति की है। सरकार के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी स्थिर और मजबूत बनी हुई है और आगे तेजी से विकास की संभावना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली स्थित संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार शपथ के बाद उनके बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वो दिल्ली से पटना लौटने के बाद 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद विधानमंडल दल की बैठक में नए नेता का चयन किया जाएगा और 15 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस घटनाक्रम में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता ने इसे बीजेपी और जेडीयू की राजनीति पर हमला बताते हुए कहा है कि ये जनादेश के साथ धोखा है और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय है। फिलहाल पूरे मामले में बिहार की सियासत को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में राजनीति हलचल और तेज होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने जानकारी दी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था। इस दौरान कुल 1,10,08,529 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 10,08,368 शिकायतों का सफल निस्तारण कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार लगभग 99.8% शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया गया है। इस प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं विदेशी नागरिकों को लेकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय नागरिक ही वोटर बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो वो वोटर सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर बनने के लिए 18 वर्ष की आयु के साथ साथ संबंधी विधानसभा क्षेत्र में समन्वय रूप से निवासी कराना आवश्यक है। अपात्र व्यक्तियों का नाम किसी भी स्थिति में वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में दीपलाना गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को प्रवेशोत्सव अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सरिता मीणा के नेतृत्व में निकली गई इस रैली का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना और अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक करना था। रैली विद्यालय परिसर में शुरू होकर गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई आगे बढ़ी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया और उन्हें अपने बच्चों का प्रवेश राजकीय विद्यालय में करवाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय परिसर में नव प्रवेशित और विद्यार्थियों का
माल्यार्पण और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों और अभिभावकों में विशेष उत्साह देखा गया है। विद्यालय प्रशासन ने इस दौरान शैक्षणिक उपलब्धियों, उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों, अनुभवी स्टाफ और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। अंत में अभिभावकों से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन कर उससे उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण में सहयोग करें। वहीं हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में दीपलाना सोती गांव स्थित रेलवे अंडरपास में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। घुटने तक पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों, स्कूल बच्चों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को नोहर जाने के लिए अब बड़बिराना गांव होकर लंबा और अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अधिक खपत हो रही है। ग्रामीण मोहेंद्र पुनिया और सुभाष चंद्र ने बताया कि ये समस्या हर वर्ष बरसात के दौरान उत्पन्न होती है, लेकिन अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और रेलवे के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या जस से तस बनी हुई है। इस बीच ग्रामीणों ने नोहर के PWD अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ख्यालिया पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं और समस्या के समाधान में देरी पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने नोहर SDM राहुल श्रीवास्तव से मांग की है कि अंडरपास से जल्द पानी निकालकर आवागमन बहाल कराया जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। वहीं कासगंज जनपद के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है, जहां श्रद्धालुओं, रिश्तेदारों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा नरदोली गांव के पास उस समय हुआ जब फैक्ट्री ट्रॉली में सवार लोग रिश्तेदारी से वापस घर लौट रहे थे। अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिससे उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हाल चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है और प्रदीप कुमार बिमल SDM और संदीप वर्मा CO प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं उन्नाव पुलिस ने सवारी बनाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई थाना दही पुलिस SOG और सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत की गई है, जिसमें पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से गिरोह के सदस्य को दबोच लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का मुख्य आरोपी रोहन उर्फ अक्षत वर्मा किराए की कार लेकर खुद चालक बन जाता था और राहगीरों को सवारी के रूप में बैठकर अपने साथियों के साथ ले जाता था, जहां पहले से सुनसान स्थानों पर मौजूद रहते थे। इसके बाद सभी आरोपी मिलकर तमंचे और चाकू के बल पर यात्रियों से नकदी, मोबाइल और फोन, अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। यहां तक कि कई मामलों में पीड़ित से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवाया जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और 2 चाकू, कई मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त एक कार और लूट से प्राप्त किए गए नकदी भी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के सूचना के अनुसार ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था और सवारी के वाहनों, लोगों को निशाना बनाकर वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और वारदातों की जानकारी जुटा रही है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कल 9 अप्रैल को एक सूचना मिली थी हमारे स्वास्थ्य टीम को, सर्विलांस टीम को और थाना दही को कि कार से कुछ अपराधी ऐसे हैं जो कानपुर से लोगों को लखनऊ ले जाने के बहाने बैठाते हैं और रास्ते में लूटपाट की पूरी आईडी उतार देते हैं। इस सूचना पर जब चेकिंग कराई गई तो निर्माणाधीन जो गंगा एक्सप्रेसवे पुल है उसके पास UP 78 GR 8889 कार जो हल्काइयर है ये आती हुई दिखाई दी। इसको रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें तमंचा और 2 कारतूस, इसके अलावा 4 मोबाइल फोन
और 2 अदर चापर बरामद हुआ। जब इनसे गहराई से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने 2 घटना कारित किया। वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में कार को युवक ने कुचलने की सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और दबिश देकर उसकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार उसके घर से बरामद कर थाने लाकर सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी कार से एक दुकानदार को टक्कर मारकर करीब 50 मीटर तक घसीटा गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है, जबकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कौशाम्बी जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और सांस से हो रही कम आओ पौधे लगाए हम जैसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन अभियानों की वास्तविक स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। पिछले 5 वर्षों में जिले भर में सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं की ओर से लाखों की संख्या में पौधारोपण किया गया, परंतु इस पौधे की नियमित सिंचाई, देखरेख और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश पौधे कुछ ही महीनों में सूखकर नष्ट हो गए। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित रह गई है या फिर क्या संबंधी विभागों की जिम्मेदारी सिर्फ पौधे लगाकर फोटो खिंचवाने और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तक ही सीमित है। वर्ष 2025 में चायल रेंज के अंतर्गत खपरा खानदेवरा से रामनगर मार्ग तक वन विभाग द्वारा लगभग 1000 पौधे रोपित किए गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वहां एक भी पौधा सुरक्षित नहीं बच पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण ये पूरा प्रयास निष्फल साबित हुआ। ऐसे में क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पौधारोपण के साथ साथ उनकी नियमित निगरानी और संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के अभियान वास्तव में सफल हो सके और उनका लाभ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।